हेलो जी। नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज मैं उन्हें विज्ञान में आपका जैसा देख रहे हैं आप लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये लेसन आपका पहला लेसन है और यहीं से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, नाम जो दिया गया है लेसन का रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से हम रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में और उनकी जो समीकरणें होती हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। परिवर्तन मतलब बदलाव। बदलाव कैसे कैसे होने चाहिए? एक भौतिक और दूसरे रासायनिक। दो प्रकार के बदलाव होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक बदलाव किसी की पदार्थ के बाहरी स्वरूप को दिखाते हैं और रासायनिक बदलाव जो हैं वो किसी पदार्थ के आंतरिक स्वरूप को बदलाते हैं। आप परिभाषा को आप देख लीजिए थोड़ा सा। जब कोई एक पदार्थ, ठीक है, गौर से देखिए इसे, जब कोई एक पदार्थ अथवा दो या उससे अधिक पदार्थ विशेष परिस्थिति में अपने पहले रूप को बदलकर नए रूप में आ जाते हैं, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा उदाहरण दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा जो चूना होता है, मार्केट में मिलता है बड़े बड़े पीस में। तो चूना को जब हम किसी बर्तन में, किसी पात्र में पानी में डाल देते हैं, चूना प्लस जल, और देखिए क्या होता है कि उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ वो धीरे धीरे उबलने लगता है और उसमें बहुत सारी हीट निकलती है और बाद में काफ़ी समय के बाद ठंडा हो जाता है। फिर वो चूने का एक दूसरा रूप हो जाता है जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब ये तो हिंदी में हमने लिख रखा है, अब इसको कैसे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में? चूने में जो उसका रासायनिक संगठन है कैल्शियम ऑक्साइड यानी Ca, कैल्शियम और ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, आप जानते ही हैं वाटर का फार्मूला H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना। इस तरीके से जो चीज़ हमने हिंदी में ऊपर लिख रखी है, चूना और जल दोनों को साथ साथ किया गया तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी हमें मिली। खैर, इसी को हम रासायनिक रूप से जब लिखेंगे तो अभिक्रिया आपके सामने है, अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और हो जाती है कि व्यवहारिक रूप में क्लास में या क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। आप देख रहे होंगे अभिकारक यानी जो एरो है उससे पहले जो कुछ भी लिया जाएगा, जो पदार्थ आप शुरुआत में लेंगे। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि आपने थोड़ी सी मात्रा में 50 ग्राम चीनी ली, 1 लीटर पानी लिया। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपने शुरुआत में ली हैं, तो ये अभिकारक हो गए। इनको जब आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया एक दूसरे में और उसके बाद थोड़ा सा गर्म कर दिया या चम्मच से आपने घोल दिया और उसके बाद चीनी गायब हो जाती है। जो चीनी तो पानी में समाहित हो गई पूरी तरीके से, तो अब जो मीठा पानी जो बना है वो हमारा हो गया उत्पाद। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को शब्दों में ना लिखकर प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है। शब्दों में लिखेंगे बहुत लंबा होगा, समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए रासायनिक समीकरण को शब्दों में ना लिखकर प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है। इसके लिए तत्व, उनके प्रतीक, परमाणु की प्रकृति, संयोजकता आदि को ध्यान में रखना होता है। जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उन्हें ध्यान होगा, मैंने लास्ट ईयर 9th में तत्वों के प्रतीक याद कराए थे, उनके परमाणु क्रमांक बताए थे, किस तरीके से किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन
रह सकते हैं। मैंने बताया था, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, कि 7 प्रकार के कोष होते हैं घेरे, मैंने गोल गोल बताए थे आपको। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉनों पहला कोष पूरा हो जाता है। दूसरा जो है कितने में, 8 में, ठीक है। और तीसरा जो है वो वैसे तो 18 में होता है, 18 ना हो पाए तो 8 में हो जाता है। बाकी आप लोगों को पता है, आप पुरानी काफ़ी पलट के देखिएगा। तो यहाँ पर वहीं से जो सबसे बाहर वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे हम संयोजकता का निर्धारण करते हैं कि किसी तत्व की और उसके परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। संयोजकता के आधार पर एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आपस में जुड़ता है और किसी रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, और वही पदार्थ फिर किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है या खुद किसी विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया करके नए पदार्थों को बनाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी है, आपको देखें कि रासायनिक समीकरणों को शब्दों में ना लिखकर प्रतीकात्मक रूप से लिखा जाता है। इसके लिए तत्व, उनके प्रतीक, परमाणु की प्रकृति, संयोजकता आदि को ध्यान में रखना होता है। तो ये एक सामान्य सी मैंने आपको बताई कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। अब आइए आगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ, अभी बात हुई थी, यहाँ पर आपने देखा था कि देखो लिखा हुआ अभिकारक और उत्पाद अभिक्रिया है, तो दोनों तरफ, एक तरफ अभिकारक वाला तरफ हो गया, साइड हो गई, दूसरी तरफ उत्पाद वाली साइड हो गई। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसी रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है, जिंक यानी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब पहली तरफ देखिए Zn है, दूसरी साइड में देखिए कितनी Zn है, एक ही है, मैंने लिख रखा है पहली साइड Zn1, दूसरी साइड Zn1। अब दूसरा देख लीजिए, हाइड्रोजन H2 यानी एक होता है परमाणु H और H2 लिखा है तो 2 परमाणु हो गए, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हुए, 2 पहली साइड में। दूसरी साइड में देखो लास्ट में लिखे हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, ये 2 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब ओके है, इसमें थोड़ी सी कमी थी, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं। अब H2SO4 में हाइड्रोजन को देख लिया हमने, अब सल्फर को देखेंगे। पहली साइड में सल्फर एक परमाणु है, दूसरी साइड में देखिए ZnSO4 में एक ही S है, ठीक है, तो S भी बराबर हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन देखेंगे, O4, H2SO4 में लास्ट में है O4 यानी 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है पहली साइड में, और दूसरी साइड में देखिए O4 यहाँ पर भी है, तो इसमें भी 4 है। दोनों तरफ हर परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए लिख दिया गया है समीकरण संतुलित है, ठीक है। ये देख लीजिए आप। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आप समझिए, अगर समझने में दिक्कत हो रही है आपको तो देखिए, एग्जाम्पल और है कि यहाँ पर N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 यानी NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। ये अभिक्रिया लिखी हुई है। अब अभिकारक पक्ष पहली साइड देखेंगे आप, N2 यानी 2 परमाणु, N मैंने लिख रखा है N बराबर 0,2 यानी 2 हैं नाइट्रोजन, H2 यानी हाइड्रोजन भी 2 हैं, ठीक है। दूसरी साइड चेक करिए, 2NH3 जो शुरुआत में 2 दिए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई यानी ये दोनों से गुणा कर रहे हैं, नाइट्रोजन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 से गुणा करेगा तो देखिए उत्पाद में नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के नीचे कितना लगा हुआ है, 3 लगे हुए हैं, तो 3 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इस तरीके से रिजल्ट क्या आया कि दूसरी साइड में हाइड्रोजन 6 हैं और पहली साइड में हाइड्रोजन 2 हैं। फाइनली
आपको लग ही रहा होगा कि ये अभिक्रिया असंतुलित है, क्योंकि इसमें सभी परमाणु बराबर नहीं हैं। नाइट्रोजन तो बराबर हैं लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए नीचे बराबर किया गया है En2 प्लस, अब देखिए दूसरी साइड में 2NH3 6 हैं, तो यहाँ पर पहली साइड में H2 है, H2 से पहले अगर हम 3 लगा लें, ये आपके मन की बात है कितना लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ के परमाणु बराबर होने चाहिए। इसलिए 3H2, 3 दूनी 6, और दूसरी साइड में देखेंगे 2 3 6। तो इस तरीके से H पहली साइड में भी 6 हो गए, दूसरी साइड में 6 हो गए। नाइट्रोजन पहले से ही 2 थे और दोनों तरफ, इसलिए अब समीकरण कैसी हो गई, संतुलित समीकरण हो गई। तो ऐसी रासायनिक समीकरणें जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या पूरी तरह से बराबर होती है, समान होती है, तो संतुलित समीकरणें कहलाती हैं। इसमें आपके लिए प्रश्न आ जाएंगे, जो आपकी बुक है उसको आप देखिएगा गौर करके, बहुत सारे प्रश्न होंगे, इनको एक बार आप पढ़िएगा कि वायु में जलाने पर पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आंसर इसका क्लियर कर लीजिए आप कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम वातावरण में होती है, क्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, इसके ऊपर एक परत बन जाती है, जिसको अगर हम रेगमाल से खुरच दें तो वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद वायु में जलाने पर आसानी से इसका पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही 2-2 परमाणु वाली गैसें हैं। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स, इन्होंने लिख रखा है इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब चूंकि उनके हाइड्रोजन पे पहले लगा था H2 फिर Cl2, यानी 2-2 थे परमाणु, यहाँ पर हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तो हो जाएगा लेकिन बैलेंस ही नहीं होगी, इसलिए HCl से पहले 2 लगा लेंगे। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मौखिक रूप से, इसे आप कंप्लीट करेंगे। इनमें से ज़्यादातर रिएक्शन आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि आपके लिए प्रश्न है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस अभिक्रिया को आप संतुलित करेंगे। ये आपके लिए अलग से काम मैं दे रहा हूँ। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है आपको, Fe भी बराबर हो जाए पहली साइड में, देखो पहली साइड में 1 है, दूसरी साइड में 3 है। आप क्या करना है आप समझ रहे होंगे। H2O में हाइड्रोजन 2 हैं, दूसरी साइड में 2 हैं। ऑक्सीजन पहली साइड में 4 हैं, दूसरी साइड में 4 हैं, पहली साइड में 1 है। कितनी संख्या किधर जोड़ोगे, किसी भी परमाणु या यौगिक के पीछे को नहीं जोड़ेंगे, शुरुआत में ही जोड़ेंगे संख्या, ठीक है। जो भी जोड़ना है आपको शुरू में रखेंगे, तो ये आपको काम करना है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये है आपका। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो इनको हम बहुत संक्षेप में ही आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहली प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन यानी जुड़ने वाली अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं, इनको योग अभिक्रिया भी कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिनमें तत्व हो सकते हैं, यौगिक भी जिन्हें कहते हैं हम, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 चीज़ें हैं मिला दो। जैसे चूना और पानी लिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था, चूना और पानी लिया, मिला दिया आपस में, वो गर्म हुआ, उसके बाद बुझा हुआ चूना बन गया, तो 2 मिलाए तो 1 बना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने 2 दे रखे हैं यहाँ पर आपको। 2H2 प्लस O2, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मिलेंगे
2H2 यानी पानी जल के अणु बन जाएंगे। तो देखिए 2 थे और 1 बना। ऐसे ही नीचे चूने वाला दिया, अभी बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। तो बड़ा सरल सा है ये कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कोई आपसे पूछे तो आप बता देना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जो अभी आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी उसका ठीक उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक, जो एक यौगिक है, जब किसी अभिक्रिया में एक यौगिक यानी एक पदार्थ टूटकर यानी अपघटित होकर, वियोजित होकर, तो सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहले वाले में क्या था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे थे। वियोजन अभिक्रिया में जस्ट अपोजिट क्या है कि एक पदार्थ जो है वो अपघटित होता है और 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिए गए यहाँ पर कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, 2 बने, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखेंगे 2AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए तभी ये अभिक्रिया होगी। क्या बन जाएगा, 2Ag सिल्वर और क्लोरीन। तो इस तरीके से ठीक उल्टी अभिक्रिया है। अच्छा, अगली अभिक्रिया है आपके कोर्स में विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी लवण से या यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। बहुत सिंपल सी बात है, जो एग्जाम्पल मैंने 2 दे रखे हैं उनमें आप समझ आ जाएगा। Fe अलग है, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव्स। अब यहाँ पर देखेंगे Fe जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है कापर की अपेक्षा। तो Fe क्या करेगा, Fe अटैक करेगा कापर सल्फेट के विलयन पर, और यहाँ पर जो कापर है Cu इसको इसकी जगह से हटा देगा और नया देखिए FeSO4 प्लस Cu। बैलेंसी का ध्यान रखना है, ये हमने आपको 9th में बताया था। किसी को दिक्कत हो तो दोबारा क्लास में बताऊंगा या आगे कहीं पर समझाऊंगा। ऐसे ही अगली रिएक्शन में देखिए Zn जिंक प्लस CuSO4, Zn भी ज़्यादा एक्टिव है तो Cu को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और आ जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। Cu हट रहा है, कापर हट रहा है और उसकी जगह पर जो ज़्यादा क्रियाशील परमाणु हैं वो जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है कि एक किसी लवण से या किसी पदार्थ से कोई क्रियाशील तत्व या पदार्थ परमाणु जो है वो उसे हटा दे रहा है उसकी जगह से। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी लवण से या यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटा देता है उसके स्थान से, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एक अलग है क्वेश्चन द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, विस्थापन ये भी हटाना इसमें भी है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन कहते हैं। नीचे अभिक्रिया दी है, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ। Na2SO4 सोडियम, आपको पता होना चाहिए सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और सबसे लास्ट वाले में 1 और सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे वो निकाल देगा, इसलिए जो सोडियम का आयन बनेगा वो Na पॉजिटिव बनेगा। ऐसे BaCl2 तो ये डबल पॉजिटिव हो जाएगा और SO4 डबल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो अपनी जगह से हटकर Ba को रिप्लेस कर देगा, तभी लास्ट में बन जाएगा। देखो आप देख रहे होंगे 2NaCl सोडियम क्लोराइड,
और Ba अपनी जगह से हटेगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा। यानी विस्थापन हो रहा है, दो जगह से हो रहा है, दो स्थानों पर, इसलिए इसे द्विविस्थापन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है और नए यौगिक बन जाते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन कहते हैं। इसके बाद आता है अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन के लिए ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश जरूर इसकी याद रखें, ऑक्सीडेशन मैंने लिख रखा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें वैसे तो बहुत काफ़ी कुछ होता है, कई तरीके होते हैं, ये आप इंटरमीडिएट के कोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना बताना काफ़ी है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहाँ पर उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एक ही दिया है, 2Cu + O2 और गिव्स 2CuO, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी वहाँ पर उपचयन। अगला देख लीजिए, रिएक्शन देखिए सीधे, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। यहाँ पर Cu के साथ O है, लेकिन दूसरी साइड में देखेंगे O हट गई। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हट जाती है या हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे आइए, ये भी टॉपिक अच्छा है, अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं, या इन्हें जनरली पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जो मैंने परिभाषा दी है वो बाद की बात है, आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिख रखा है रेडॉक्स, रेड RED, रेड OX, ऑक्स, गिव्स, मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें, RED रेड + ऑक्स। रेड शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिडक्शन, और रिडक्शन की हिंदी होती है अपचयन, नीचे लिख रखा है। दूसरी साइड में OX, इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के नीचे मैंने लिख रखा है उपचयन। ठीक है, तो कहने का मतलब देख ही रहे होंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में, नीचे वाला देख लो आप, ZnO + C गिव्स Zn + Cu। ZnO के साथ O है, दूसरी साइड में Zn अकेला रह जाता है, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई मतलब अपचयन हो गया। पहली साइड में देखिए नीचे की तरफ कार्बन है और दूसरी साइड में O जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना मैंने परिभाषा में बताया था कि उपचयन है। क्लियर हो गया ये टॉपिक? सही है। अच्छा, समय बहुत ज़्यादा, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आगे दो टॉपिक और बचे हैं इस लेसन में, संक्षारण और विकृति गंधिता। बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। संक्षारण का मतलब होता है जो धातुएं हैं वो नमी की उपस्थिति में, नमी या किसी अम्ल वगैरह की उपस्थिति में उनमें उनका रूप बदलने लगता है, वो क्षय होने लगती, नष्ट होने लगती हैं, उसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की दरवाजे वगैरह आपने देखे होंगे, उनमें नीचे की साइड में खुरदरापन आ जाता है, एक भूरे रंग का पदार्थ गिरने लगता है जिसको हम कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो जंग लगना संक्षारण है। और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, ख़ासतौर से जैसे लेज वगैरह आते हैं, चिप्स वगैरह आप लेते हैं तो काफ़ी दिनों तक वो पैक रहते हैं, उसके बाद भी जब उन्हें आप ओपन करते हैं तो वो बड़े खस्ता से अच्छे से लगते हैं। लेकिन घर में जब हम कचड़ी पापड़ वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं, उनको खुले में रख देते हैं तो नमी लग जाती है, और नमी लगने के बाद फिर वो उनमें एक अजीब सी स्मेल यानी हल्की बदबू आना शुरू हो जाती है, तो उनकी गंध बिगड़ जाती है। ऐसा केवल उन पदार्थों की बात कर रहा हूँ जो चिकने होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, तेल या घी से बने हुए होते हैं। तो इस तरीके की जो असुविधा होती है उसको हम कहते हैं विकृत गंधिकता। इसके लिए नाइट्रोजन अगर इनको कवर कर दिया जाए, नाइट्रोजन भर दी जाए ऐसे पैकेटों में, तो ये अच्छे बने रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इतना आज तैयार कीजिए। पहला लेसन मैंने पूरा बता दिया, इसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार करिए। ठीक है, अगली वीडियो में इससे आगे का अगला लेसन पढ़ाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे निजी तौर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।